सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और इस 7 लेसन का पॉइंट था वाष्पोत्सर्जन। यानी लेसन का जो मेन जो पॉइंट है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में अपन ने कई चीजें पढ़ी हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किससे होता है, ये चीजें अपन ने देखी हैं। अब इस लेसन का जो आज पॉइंट है वो है बिंदु स्राव या गोटेशन, और एक छोटा सा पॉइंट है रस स्राव। इस प्रकार से 2 पॉइंट है। पहले लेते हैं अपन बिंदु स्राव। आज का पॉइंट है बिंदु स्राव गोटेशन। गोटेशन GUTTATION गुटेशन। बिंदु स्राव किसे कहते हैं, कौन से पौधों में पाया जाता है, बिंदु स्राव कौन सी स्थिति में होता है, यानी कब होता है, ये चीजें देखेंगे। तो देखो, नाम से चल रहा है बिंदु और स्राव। 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक बिंदु है और एक क्या है, स्राव है। बिंदु का मतलब होता है छोटी छोटी बिंदु के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ड्रॉप के रूप में। स्त्राव का मतलब होता है बहना या निकलना। कहने का मतलब, जब किसी पौधे में कोई रस, कोई द्रव्य छोटी छोटी बूंदों के रूप में बहता है या बाहर निकलता है तो इसे बिंदु स्राव कहते हैं। देखिए, सामान्यतः यह देखा गया है कि जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ये पत्ती है, और मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है। पत्ती की ये किनारे हैं, इन किनारों के ऊपर यदि पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकले, यानी जो पानी है ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बिंदु स्राव। ये बिंदु स्राव कहाँ होता है, पत्ती के किनारे पे होता है। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार से बना सकते हो आप कि पत्तियों के किनारों पर या पत्तियों के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। जनरली देखो, जो बिंदु स्राव होता है ये सामान्यतः सुबह के समय होता है। कब होता है ये, सुबह के समय। ज्यादातर ये बिंदु स्राव है वो आलू में देखा गया है, अरबी में देखा गया है, इसके अलावा ब्रायोफिलम में देखा गया है। ब्रायोफिलम के अलावा घास के अंदर भी देखा गया है। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जो अपनी घास होती है, दूब होती है, सुबह सुबह आपने ओस देखी होगी, ओस की बूंदें देखी होंगी। उस घास की पत्तियों की जो किनारे होते हैं, उन किनारों से पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं, जिन्हें अपन ओस कहते हैं। और वो ओस छोटी छोटी ड्रॉप के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में पाया जाता है। तो जब किसी पौधे की पत्तियों के किनारों से जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन बिंदु स्राव कहते हैं। अब बिंदु स्राव क्यों होता है, कहां से होता है, किससे होता है, ये चीज पे आते हैं अपन। देखिए, जो बिंदु स्राव के दौरान जो जल होता है, ये जल कहां से निकलता है, ये पत्ते के किनारे से निकलता है। अब पत्ते के किनारे से कहां से आया, तो जो पत्ती की सिराएं होती हैं, जो सिराएं होती हैं, इन सिराओं का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम छोर होता है,
अंतिम छोर के ऊपर क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, और इस छिद्र को अपन जल रंध्र कहते हैं। जो छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र के ऊपर क्या पाया जाता है, जल रंध्र। क्या पाए जाते हैं, सॉरी, अंतिम सिरों पर क्या पाया जाता है, जल रंध्र पाए जाते हैं। जल रंध्र को इंग्लिश में हाइडेथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी जल रंध्र को इंग्लिश में हाइडेथोड कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जल रंध्र को इंग्लिश में हाइडेथोड कहते हैं। अब ये हाइडेथोड कहाँ पाया जाता है, जैसे मान लीजिए इस पत्ती के अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये तो हो गई मध्य शिरा, ये तो क्या होती है, मध्य शिरा, और इस मध्य शिरा से इस प्रकार से शिराएं निकलती हैं, इस प्रकार से शिराएं निकलेंगी। अब ये जो शिराएं होती हैं, मैंने क्या कहा, पत्ती की जो शिराएं होती हैं, शिराओं का जो अंतिम छोर होता है, अंतिम छोर कौन सा है, ये है। अब इस अंतिम छोर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अंतिम छोर के ऊपर पाए जाते हैं जल रंध्र। क्या पाए जाते हैं, जल रंध्र, और इसी जल रंध्र के द्वारा कौन सी क्रिया होती है, बिंदु स्राव होता है। ध्यान रखना, ये जल रंध्र है, तो बिंदु स्राव की जो क्रिया होती है, एक ध्यान रखना, एक होता है रंध्र, एक होता है वात रंध्र, एक होता है जल रंध्र। वात रंध्र को लेंटिकल्स कहते हैं, जल रंध्र को हाइडेथोड कहते हैं। तो जो बिंदु स्राव की जो क्रिया होती है वो जल रंध्र के द्वारा होती है, और जल रंध्र कहाँ पाया जाता है, ये पत्ती के फलक में जो शिराएं होती हैं, पत्ती की शिराओं के अंतिम सिरे के ऊपर ये जल रंध्र पाया जाता है। इस जल रंध्र के अंदर जो छिद्र होता है उसे कहते हैं जल छिद्र। क्या कहते हैं, जल छिद्र, और इसी जल छिद्र के द्वारा जो जल होता है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। अब बात यह आती है कि इस छिद्र के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस जल छिद्र के चारों ओर, इस जल छिद्र के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है, और किसी प्रकार का मूवमेंट न होने के कारण, किसी प्रकार की गति न होने के कारण वो छिद्र जो होते हैं, जो जल रंध्र होते हैं, जल छिद्र होते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, और खुले रहने के कारण से ये जो पानी होता है लो लगातार बूंदों के रूप में बाहर निकलता रहता है। अब बात आती है जो जल रंध्र होता है, इस जल रंध्र के अंदर की ओर, जो जल रंध्र होता है, इस जल रंध्र के अंदर की ओर मर्दूतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं का, इस जल रंध्र के अंदर की तरफ जो मर्दूतकी कोशिकाएं होती हैं, मर्दूतकी कोशिका, इस कोशिकाओं का, मर्दूतकी कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। अब कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो जो मर्दूतकी कोशिकाओं का जो समूह है वो समूह है, या उन कोशिकाओं का जो उत्तक है वो कौन सा उत्तक कहलाता है, एपिथेम उत्तक। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं। जल रंध्र के अंदर की तरफ मर्दूतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है, और वो समूह क्या कहलाता है, एपिथेम उत्तक कहलाता है। अब जो एपिथेम उत्तक होता है, ये एपिथेम उत्तक अंदर की तरफ पत्ते की शिराओं के जाइलम की वाहिकाओं के संपर्क में रहता है। देखिए, ये ध्यान रखना, एपिथेम उत्तक क्या होता है, एपिथेम उत्तक जल रंध्र में पाए जाने वाला मर्दूतकी कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, और उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं अपन, एपिथेम उत्तक कहते हैं। यहाँ पर यह भी बात आती है कि मर्दूतकी कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं को कहते हैं, वे कोशिकाएं जो जीवित होती हैं, जिनकी भित्ति पतली होती है और लगातार विभाजन करती रहती हैं, उन्हें कहते हैं मर्दूतकी कोशिकाएं। अब बात ये आती है बिंदु स्राव कौन सी स्थिति में होता है, कब होता है। तो देखिए यहाँ पर जब पौधे के अंदर जल अवशोषण की तुलना में
तुलना में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। कम होता है। क्या कह रहा हूं मैं कि जब किसी पौधे में जल अवशोषण ज्यादा हो और वाष्पोत्सर्जन कम हो, वाष्पोत्सर्जन आपको पता है जल अवशोषण ज्यादा होगा, जल अवशोषण ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मृदा जल किसमें आएगा, पौधे में आएगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो रही है, कम हो रही है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी तो अवशोषित जल जो होता है वो बाहर कम जाता है। तो इसका मतलब उस पौधे के अंदर जल की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो जाइलम की वाहिकाओं में क्या उत्पन्न हो जाता है, मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। कौन सी स्थिति में, जब जल अवशोषण ज्यादा हो और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो, कम हो, तो जाइलम की वाहिकाओं में मूल दाब क्या हो जाता है, ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो जो जाइलम की वाहिकाओं में जो अतिरिक्त जल आया है वो जल उस जाइलम वाहिका से निकल करके और एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं में चला जाता है। यानी उस एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह के अंदर वो अतिरिक्त जल होता है वो भर जाता है। जब एपिथेम उत्तक की कोशिकाएं संतृप्त हो जाती हैं, यानी उनमें जितने जल की रिक्वायरमेंट होती है उतना जल उनमें पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा जल होता है वो जल रंध्र के द्वारा बाहर आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अर्थात जो अतिरिक्त जल होगा वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसा सामान्यतः सुबह सुबह के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं गिरता है, नहीं निकलता है, उस समय ये देखा गया है। तो उस जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदुस्राव कहलाता है। यह तो बात हो गई कि बिंदुस्राव क्यों होगा, किससे होगा, ये बातें हो गई। अब बात ये आती है कि बिंदुस्राव के दौरान आपको पता है कि जल बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। अब ये जो जल बाहर निकलता है, क्या ये जल शुद्ध है, क्या ये जल प्योर है, शुद्ध है? नहीं, ये जो जल है ये शुद्ध नहीं होता है, ये प्योर नहीं होता है। शुद्ध नहीं होता है, इसका कारण क्या है, शुद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि बिंदुस्राव के दौरान निकलने वाला जो जल होता है उस जल में कुछ अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक लवण घुले होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक लवण घुले होने के कारण यह जल शुद्ध नहीं होता है, बल्कि अशुद्ध स्थिति में पाया जाता है। तो आपका बिंदुस्राव कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, बिंदुस्राव जो होता है वो जलरंध्र के द्वारा होता है, और जलरंध्र के अंदर की तरफ जो मर्दुतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है वो समूह कहलाता है एपिथेम उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिथेम उत्तक। यहां तक की बातें शायद आपके क्लियर हो गई होंगी। अब पॉइंट आता है रस स्राव। पॉइंट आता है रस स्राव। इसको ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग। एक होता है ब्लडिंग, एक होता है ब्लीडिंग। देखिए रस स्राव किसे कहते हैं, पौधे के जो भाग होते हैं, तना हो सकता है, टहनी हो सकती है, जड़ हो सकती है, तो पौधे का कोई भी कटा हुआ भाग हो, चीरा लगा हुआ भाग हो, उस पौधे के कटे हुए या चीरे हुए भाग से यदि कोई रस बाहर निकलता है, कोई तरल पदार्थ बाहर निकलता है, तो इस बाहर निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं अपन, रस स्राव कहते हैं। ये जो रस स्राव होता है ये भी जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले मूल दाब के कारण होता है। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे बरगद होता है, बरगद के अंदर देखा होगा आपने, पपीता होता है उसके अंदर देखा होगा, यदि अपन फल के या तने के यदि हल्का सा अपन चीरा लगाते हैं, हल्का सा कट लगाते हैं, तो उस जहां पर चीरा लगाया जाता है, जहां पर कट लगाया जाता है, उस भाग से एक पानी सा बाहर निकलता है, सफेद दूधिया कलर का लिक्विड बाहर निकलता है। तो उस निकलने वाले उस रस को निकलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं अपन, रस स्राव कहते हैं। तो रस आपने देखा होगा कि जो आपका बिंदु स्राव था ये भी मूलदाब के कारण से था, तो रस स्राव भी किसके कारण से होता है, मूलदाब के कारण होता है।
तो जाइलम की वाहिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, मूल दाब पाया जाता है, और इस मूल दाब के कारण उस वाहिका में पाए जाने वाला जो रस होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, रस स्त्राव कहते हैं। आपने रबर के वृक्ष देखे होंगे। रबर के जो वृक्ष होते हैं उन रबर के वृक्षों के ऊपर भी क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है, और जहां से कट लगाया जाता है वहां पर एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, सफेद दूध, सफेद कलर का जो रस निकलता है, दूधिया कलर का जो पानी निकलता है, उसे लेटेक्स कहते हैं, या इसे हिंदी में रबर क्षीर कहते हैं। रबर क्षीर कह सकते हैं या लेटेक्स कह सकते हैं। देखो इंग्लिश में इसको लेटेक्स कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, रबर क्षीर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पौधे के किसी भाग के कट लगाने पर या उसके चीरा लगाने पर लिक्विड पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है, रस स्त्रावण कहलाता है। और रस स्त्रावण भी जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न या पाए जाने वाले मूल दाब के कारण होता है। और ये इसका एक सीधा उदाहरण है कि जो रबर के पेड़ होते हैं, रबर देखा होगा जो टायर वगैरह बनाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि जितने भी टायर वगैरह बनाया जाता है क्या रबर ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रबर का पेड़ होता है और उस रबर के पेड़ के ऊपर कट लगाया जाता है, और कट लगाने से उसमें से लिक्विड मैटर बाहर निकलता है, और उस लिक्विड मैटर को अपन लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं, जो सफेद कलर का होता है। उस रबर क्षीर या लेटेक्स का फिर रासायनिक रूप से उसका परिष्करण किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसका वल्कनीकरण किया जाता है, जिसके कारण से वो रबर गाढ़ा हो जाता है और उसकी घिसाई क्या होती है, कम होती है। क्लियर। इसके अलावा आपने एक ताड़ी और पढ़ा होगा आपने, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है, ताड़ी होती है, साउथ के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। और ताड़ी से ताड़ी एक पेय पदार्थ होता है, ताड़ का वृक्ष होता है, और उस वृक्ष के ऊपर क्या करते हैं कि जो शाखा होती है उस शाखा के ऊपर कट लगाते हैं, और कट लगा करके वहां पर उस शाखा के ऊपर एक छोटी मटकी बांध दी जाती है। उस शाम के समय ज्यादातर ये किया जाता है, क्योंकि अभी बताया था मैंने रात्रि के समय जल अवशोषण ज्यादा है लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी और जल का अवशोषण ज्यादा होगा, तो जो रस स्राव है वो प्रक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उन ताड़ के वृक्षों में क्या करते हैं, चीरा लगा करके एक छोटी मटकी बांध दी जाती है। तो जहां पर चीरा लगाया जाता है वहां पर लिक्विड पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा, और बाहर निकला हुआ जो भाग होता है ये उस मटके के अंदर इकट्ठा होता जाता है, और फिर सुबह उसको वहां से हटा लिया जाता है और उसे पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपने एक अफीम वगैरह और पढ़ी होगी। अफीम का रस देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर में पढ़ा है कई बार। तो अफीम के अंदर भी ऐसा होता है। अफीम का जो पादप होता है, अफीम की जो खेती होती है वो लाइसेंस के द्वारा होती है, यानी गवर्नमेंट वहां के लोगों को, वहां के किसानों को लाइसेंस देती है, और लाइसेंस के आधार पर ही वो अफीम की क्या करते हैं, खेती करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस के, बिना अनुमति के यदि अफीम की खेती करता है तो उसके ऊपर केस बन जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है नारकोटिक्स विभाग के द्वारा। तो अफीम के अंदर क्या किया जाता है, अफीम में भी ये होता है कि अफीम के ऊपर बोल आती है। जब पौधा वृद्धि कर लेता है उसके बाद में उसके एक बोल आती है, और उस बोल के ऊपर चीरा लगाया जाता है, और उसके चीरा लगाने से उसमें से रस निकलता है, और उस रस को उस लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा उसे खरीद लिया जाता है। तो सीधी सी बात यही है। आपने एक सीधा उदाहरण एक देखा होगा, जैसे अपना आक होता है ना, आक, देसी आक देखा होगा आपने। आक दो होते हैं, एक देशी होता है, एक विदेशी होता है। जो देशी होता है जिनकी छोटी छोटी बोल से निकलती हैं, जिनको अपन लोकल लैंग्वेज के अंदर पाडी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाडी कहा जाता है। तो उनमें देखा होगा कि उसमें से अपन पत्ते को यदि तोड़ते हैं या ऊपरी डंठल को तोड़ते हैं तो उसमें सफेद कलर का दूध सा निकलता है। तो वो जो सफेद कलर का दूध निकलता है, दूध या पानी निकलता है, वो ही क्या कहलाता है, रबर क्षीर या लेटेक्स। तो उस लिक्विड का बाहर निकलना कहलाता है रस स्त्राव। इस प्रकार से आपका जो 7 नंबर का लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। वो आपका पूरे के पूरे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए कुछ लड़कों ने ये कहा है कि साहब हमारे को ये नहीं पता चलता कि कौन सा लेसन कब एंड हो गया
यानी लेसन एंड कब हुआ है और नया लेसन कब स्टार्ट हुआ है, इस बात का पता नहीं रहता है। तो प्रिय छात्रों, जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं वो पूरे एकदम बोर्ड एग्जाम, बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब वीडियो देखो उस समय, उससे पहले आप बोर्ड की जो बुक है उस बुक में से वो पॉइंट देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट अपना चल रहा है वीडियो में और सर ने कौन सा वीडियो अपने को पढ़ाया है। यदि फिर आपके दिमाग में आए कि भाई कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट वैसे मिस करता ही नहीं है, पॉइंट वही है जो आपके बोर्ड की बुक में दे रखा है। तो आप प्रॉपर उन वीडियो में देख करके, उन बुकों की हेल्प लेकर के, तो देखो वैसे देखें तो एक तो अपन क्लासरूम में पढ़े, वो तो होता है बाय फेस, अपना होता है आमने सामना होता है, और उसमें व्यक्ति या बच्चा स्टूडेंट पूरी चीजें शेयर कर लेता है, पूरी चीजें पूछता है कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये पूरी चीजें अपन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में आपको पता है कि ये वन वे होता है, इसमें केवल हमारे द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं, हमारे द्वारा समझाए जाते हैं, समझाते समय पूरी चीजें आपको एकदम ब्रीफ बताई जाती है, हमारी ओर से तो पूरी चीजें पूरा एकदम क्लियर किया जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट के कोई समस्या आ सकती है या यहाँ पर उनके समझ में शायद नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके उन बुकों की हेल्प ले सकते हो जो अपने बोर्ड के अंदर चलती हैं, और उन्हीं बुकों को ध्यान में रखते हुए, उस वीडियो को सुनते हुए आप प्रॉपर उनके क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। वैसे देखें तो देखिए आप आपके बोटनी में जैसे 20 लेसन है, टोटल कितने लेसन है, 20 लेसन है। उनमें से जो 17 नंबर का जो लेसन है, 17वें नंबर का जो लेसन है, वो चाहे हो चाहे नहीं हो वो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। 17वें लेसन का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन उसके जो पॉइंट है वो अपने पूरे के पूरे 80 नंबर के 18वें लेसन के अंदर उपस्थित है। तो 18वें लेसन को जब अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे 18वें लेसन को जब अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे तो 17वें लेसन को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो एक पेज का छोटा सा पॉइंट है, इकोनॉमिक्स बोटनी का उसमें पॉइंट है, तो उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है 7 लेसन ये कंप्लीट हो गए, 17वें लेसन को पढ़ने और न पढ़ने के बराबर है, तो 7 रहे कितने हो गए, 8 लेसन हो गए। बोटनी में टोटल है 20 लेसन, तो आपको पता है कि लगभग ये आपका 40% कोर्स हो चुका है बोटनी का। और आप कह रहे हो कि साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा, कि साहब हमने ये नहीं पता चला लेसन कहाँ से चल रहा है। तो देखिए ऐसा बहाने मत बनाया करो, आप अपनी बुक लीजिए, बुक की हेल्प लीजिए और आप वीडियो की हेल्प लीजिए और उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, ये तो बात हुई आपके इस बुक की। और इसी के अंदर बोटनी के अंदर आपके बायोटेक के पॉइंट भी हैं। बायोटेक के आपके 3 लेसन हैं, 14, 15 और 16। कौन कौन से लेसन हैं? बायोटेक के आपके लेसन हैं 3 हैं, 14 नंबर का लेसन है, 15वां लेसन है और 16वें नंबर का लेसन है। ये जो 3 लेसन की जो यूनिट है ये बायोटेक की यूनिट है। किसकी है? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो ये बायोटेक की एक पूरी यूनिट है और इस यूनिट के अंदर आपके लेसन है 3। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये जो बायोटेक की यूनिट है ये आपके वेटेज कितने का रखती है? ये 5 नंबर का वेटेज रखती है। कितने नंबर का? 5 नंबर का, यानी इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जनरली ये देखा गया है कि जो 14 नंबर का जो लेसन है इसमें 1 नंबर का आता है, 15वें लेसन में 2 नंबर का आता है और 16वें लेसन में भी कितने का आता है? 2 नंबर का आता है। इस प्रकार से ये 5 नंबर के पॉइंट बनते हैं। देखिए जो 14वां लेसन है, जो इस 14वें लेसन में बायोटेक की इंट्रोडक्शन है, बायोटेक की खोज वगैरह के बारे में दे रखा है, वैज्ञानिकों के बारे में दे रखा है या संस्थाओं के बारे में दे रखा है कि बायोटेक की जो संस्थाएं हैं वो देश में कहाँ कहाँ स्थापित हैं और कौन सी संस्था क्या कार्य करती है। ठीक है, ये चीजें हैं। आपका 15 और 16 जो लेसन है ये 15 और 16वें में कुछ विधियां दे रखी हैं, तो इस प्रकार से 5 नंबर का है। अब अपन 1-2 लेसन कंप्लीट करने के बाद में ये या तो हो सकता है कि अपने 15 अक्टूबर के बाद या 1 तारीख के आसपास अपनी
स्कूल रनिंग में आ जाए तो उस समय वहां पढ़ा दूं, क्योंकि जो बायोटेक वाले पॉइंट है वो बायोटेक वाले पॉइंट थोड़े से समझने वाले पॉइंट हैं। इसको अपन थोड़ा सा कक्षा में यदि अपन बाई फेस यदि अगर पढ़ा जाए तो शायद मेरे को लगता है और भी ज्यादा बेस्ट होगा। वैसे यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कई लड़कों के ये चीजें, ये वैसे देखें बायोटेक्नोलॉजी तो वैसे पढ़ने वाले नहीं है, ये टेक्निकल लेसन है, ये इनको समझने की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये यूनिट अपनी एक्स्ट्रा है 14, 15 और 16। इसी प्रकार से अपना आज ये 7 नंबर का जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। कल अपन 8 नंबर का लेसन पढ़ेंगे। और 8 नंबर का जो लेसन है, ध्यान रखना इधर अपने जो 7 नंबर के लेसन है इसमें बिंदु स्राव भी देख ध्यान रखना, मोस्ट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा जो वाष्पोत्सर्जन के अंदर रंध्रीय गति को समझाने के लिए जो परिकल्पनाएं दी गई थी कि रंध्र गति कैसे करते हैं, रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं, किस प्रकार से खुलते हैं, इसको समझाने के लिए जो परिकल्पनाएं दी थी, और वो 3 परिकल्पनाएं थी। 3 परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी? एक थी मांड शर्करा परिवर्तन परिकल्पना, एक थी स्टीवर्ड परिकल्पना और एक थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। ध्यान रखना इन तीनों परिकल्पनाओं में से जो फर्स्ट 2 परिकल्पनाएं हैं, मांड शर्करा परिकल्पना और स्टीवर्ड परिकल्पना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी तुलना में? तीसरी परिकल्पना की तुलना में। और तीसरी परिकल्पना थी कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण वाली, जो जापान के वैज्ञानिक इमामुरा और फ्यूजिनो के द्वारा दी गई थी। और इसी परिकल्पना को फिर लेविट ने इसे रूपांतरित किया था, इसे संशोधित रूप दिया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण वाली जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अंदर मैंने आपको दिन के समय रंध्र किस प्रकार से खुलता है, रात्रि के समय रंध्र किस प्रकार से बंद होता है, ये पूरी चीजें आपको मैंने बता दी थी। यहाँ पर ध्यान रखना बिंदु स्राव वाला पॉइंट मोस्ट है। और बिंदु स्राव के साथ साथ जो आपका ये एक शब्द आया था एपिथेम टिश्यू, एपिथेम उत्तक, ध्यान रखना ये एपिथेम उत्तक भी कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बना करके डाल देता है। इसी में आपको मैंने वाष्पोत्सर्जन के अंदर ही महत्व वाला जो पॉइंट बताया था, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, उसमें आपके एक लाइन का एक शब्द आया था आवश्यक बुराई, नेसेसरी एविल बताए थे मैंने। तो आवश्यक बुराई के बारे में भी कई बार पूछ लेता है और प्रश्न इस प्रकार से डाल देता है कि पौधों में पाए जाने वाली वाष्पोत्सर्जन क्रिया को एक आवश्यक बुराई माना गया है। पौधों में पाए जाने वाली वाष्पोत्सर्जन क्रिया को एक आवश्यक बुराई माना गया है। तो इसे आवश्यक बुराई क्यों मानते हैं, ये प्रश्न भी कई बार कंपटीशन वगैरह में या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम में डाल देता है। तो इन सब पॉइंटों को आप प्रॉपर तरीके से आप इनको याद कीजिए। और यदि कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप इस मेरे जो मोबाइल नंबर है या आपका जो भी चैनल आ रहा है उसके ऊपर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर ये चीजें कैसे आई या ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। तो आप मैसेज टाइप करके उसमें आप लिख दीजिए, जैसे मैं देखूंगा, देखने के बाद में मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा कि ये चीजें ऐसे आई। लेकिन ध्यान रखना जब भी, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि जब मैसेज डालते हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है कि अपने स्कूल के न होकर के किसी इधर उधर दूसरी स्कूलों के हो सकते हैं, या कोई स्कूल के अलावा कोई अनावश्यक कोई लड़का भी हो सकता है, तो वो अनावश्यक कमेंट्स डालता है, अनावश्यक मैसेज डालता है या भद्दे मैसेज डालता है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर जो चीजें पूछनी है तो आप मेरे पास मैसेज करके आप पूछ सकते हो, मैं उस मैसेज की रिप्लाई दे करके आपका आंसर दे सकता हूं। तो प्रिय छात्रों, आज के पॉइंट में इतना ही होगा। ये जो लेक्चर लास्ट में जो मैंने 5-7 मिनट का दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि लेसन 7वां कंप्लीट हुआ है। 8वां लेसन अपन कल से शुरू करेंगे, नए लेसन को कल से शुरू करेंगे। तो आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।